हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है उसमें हम लोग 12th बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये हम लोग का सेशन 2 है। इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि मतलब हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एडस के 2 लक्षण बताइए। एडस जो बीमारी है उसके 2 लक्षण बताना है। तो एडस के दो लक्षण जो होंगे, पीड़ित व्यक्ति में निम्नलिखित एक या अत्यधिक लक्षण दिखाई देते हैं। एडस जो बीमारी है उसमें जब कोई व्यक्ति उससे पीड़ित रहता है तो उसमें केवल एक ही लक्षण दिखाई नहीं देते, उससे अत्यधिक जो है वो लक्षण दिखाई देते हैं। इसका पहला कारण जो हो जाएगा वजन में कमी। उसकी जो वजन है वह कम होने लगती है, उसका वेट जो है वो घटने लगता है। और दूसरा जो है रोग प्रतिरोधक की कमी, यानी उसके अंदर जो एनर्जी है वो भी कम होने लगता है, वजन भी घट जाता है और रोग प्रतिरोधक की कमी भी हो जाती है। तो एडस के जो 2 लक्षण हो जाएंगे, पहला तो वो कि उसकी वजन में कमी हो जाएगी, उसका जो वेट है वो लॉस होता जाएगा, और दूसरा जो है वो रोग प्रतिरोधक की कमी हो जाएगी। एडस के मतलब एक या अत्यधिक लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोगों ने 2 लक्षण दिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछे गए थे कि 2 लक्षण बताइए, तो हम लोगों ने 2 इसका जो है क्या लक्षण बताए हैं। तो एडस के जो 2 लक्षण है, पहला क्या है, पहला तो है कि वजन में कमी हो जाएगी, दूसरा रोग प्रतिरोधक की कमी हो जाएगी। तो ये जो है वो हम लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग आसानी से गेन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर बताइए। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर पूछा गया है। तो ट्रांसक्रिप्शन है क्या वो देखते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक सूचना को डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में कॉपी करने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो जेनेटिक सूचना, डीएनए कैसा होता है, डीएनए जो होता है इस प्रकार का होता है। तो एक स्ट्रैंड, मान लीजिए ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, तो आरएनए में कॉपी करने की जो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए की कॉपी करने की जो विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि आप लोग को पता है कि डीएनए जो होता है हम लोग का कैसा होता है, इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक बोल सकते हैं 2 धागे होते हैं। क्या होते हैं, इसमें 2 धागे होते हैं और केवल एक अगर रहा तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का आरएनए हो जाएगा। तो डीएनए से आरएनए में जो होता है, डीएनए के से आरएनए में जो एक स्ट्रैंड जो है वो आरएनए में कॉपी हो जाती है, इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए तो हम लोग को पता है कि इसमें 2 धागे, जस्ट लाइक 2 धागे जैसा होता है। डीएनए का साइज हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि ये अनंत है, ये पूरी पृथ्वी का चक्कर भी लगा ले तब भी ये मतलब ख़त्म नहीं होगा। तो इसका जो है वो क्या है, ये नहीं, इसको हम लोग नहीं माप सकते, नहीं इसको साइज बता सकते हैं, लेकिन इतना तो बता सकते हैं ना कि इसमें दो धागे होते हैं, 2 धागे जैसा होता है, मान सकते हैं, क्योंकि आरएनए जो होता है केवल एक होता है और डीएनए क्या होता है, 2 सूता जैसा होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए में जो जाता है, जो एक स्ट्रैंड जो है आरएनए में कॉपी हो जाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आप लोग को समझ में आ गया को ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, डीएनए जेनेटिक सूचना को डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और एमिनो एसिड मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहा जाता है। एमिनो एसिड, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो क्या बोलते हैं, जो हम लोग का जेनेटिक सूचना होती है, जैसे कि शुरू करने का होता है AUG, तो इसमें जो एमिनो एसिड मोनोमर से लेकर के पॉलीपेप्टाइड के निर्माण जो होती है, तो अगर आरएनए से हम लोग डीएनए में जा रहे हैं या डीएनए से आरएनए में जा रहे हैं, तो इस बीच में हम लोग का क्या होता है, उसमें जो होता है वह
एसिड वर्क करता है वहाँ पे। तो एमिनो एसिड और मोनोमर से लेकर के पॉलीपेप्टाइड के निर्माण, पॉलीपेप्टाइड की निर्माण जब होती है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ? जो जेनेटिक सूचना होती है उसमें से डीएनए के एक स्ट्रैंड जो होती है वो आरएनए में कॉपी हो जाती है। आरएनए में कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन बात करें ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन जो है वो एमिनो एसिड मोनोमर से लेकर के पॉलीपेप्टाइड के निर्माण के बीच की जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कार्बनिक खेती है क्या। तो वैसे पौधे जो खेती, जो लिग्यूमिनेज यानी फलदार, मतलब फलदार, वैसे पौधे की खेती जिसमें फलदार कुल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें फल उगते हैं उसके कुल के आते हैं, तथा सिसिबिलोटिक, मतलब सिसिबिलोटिक मतलब जो रोग है, एक रोग का नाम है। इसका लक्षण जो होता है क्या होता है कि वो वजन घटा देता है, बार बार खांसी आना, बुखार आना, कमजोरी आना, ये सब जो है ये एक रोग है। क्या है? यह एक रोग है। तो वैसे पौधे की खेती जिसमें क्या होता है? फलदार कुल के अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक खेती क्या है? जो फलदार कुल के अंतर्गत आते हैं यानी अंदर में आते हैं, तथा जो एक रोग है क्या है? सिसियोबिलोटिक, जो रोग है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, उसे ही बोलते हैं कार्बनिक खेती। तो ये जो है वो क्या है? मतलब एक तो ये फलदार है, लेकिन इसके साथ साथ वैसे पौधे जो फलदार है लेकिन उसके साथ साथ एक रोग जो है वो क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक खेती। ये जो रोग है वो क्या करता है कि बार बार उससे, ये जो रोग है इसके कारण जो है वो, इसके लक्षण जो है वह ये है कि बार बार खांसी आता है, और इसके बाद जो है इसमें जो है वजन की कमी हो जाती है, बुखार होता है और कमजोरी भी आती है। ये सब जो है वो इस रोग का लक्षण है, सिसियोबिलोटिक। तो कार्बनिक खेती क्या है? वैसे पौधे की खेती जिसमें फलदार कुल के अंतर्गत तो आते हैं। खेती कैसा है? फलदार है, लेकिन साथ साथ रोग है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। ये दोनों फलदार के अंतर्गत आते हुए उसके साथ साथ रोग है, वो जो है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। उस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं कार्बनिक खेती। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक खेती है क्या। लिग्यूमिनेज मतलब फलदार, और सेसियोबिलोटिक ये जो है वह एक रोग का नाम है। क्या है? एक रोग का नाम है। इसका लक्षण क्या है? ये जो है वह किसी को भी हो जाए तो ये जो है वो कमज़ोर बनाता है, बार बार बुखार आता है, वजन की कमी हो जाती है, खांसी बार बार आता है। तो ये सब जो है वो इस बीमारी के लक्षण है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस क्या है। तो एमनियोसिंथेसिस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये एक ऐसी विधि है जिसके मदद से एमनियोटिक द्रव की मदद से गर्भ में पल रहे शिशु के रोग एवं लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के समय में जो भी गर्भवती महिला थी उसको सबसे पहले टेस्ट कराया जाता था कि उसके गर्भ में जो पल रहे बच्चे हैं वो क्या है, पुरुष मतलब लड़का है या लड़की है, ये टेस्ट कराया जाता, लिंग की जांच कराई जाती थी। जिसे अगर पता चल जाता था कि अगर वो लड़की है तो उसको मार दिया जाता था, अगर लड़का है तो उसको रहने दिया जाता था। ये आप लोग को पता होगा। इस पे जो है वह सरकार ने बैन लगा दी है कि ये जो है वह गलत है, कानूनन अपराध है। कन्या की भ्रूण हत्या करना ये जो है वो क्या है, कानूनन अपराध है। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस जो है वो क्या है, वो वही है। मतलब अगर किसी स्त्री के अंदर कोई शिशु पल रहा है तो उसके अंदर जो रोग है या लक्षण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी बस रोग पता लगाया जा सकता है, लेकिन लिंग के बारे में कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वो बता देगा तो उसको डिग्री छीन लिया जाएगा, उसको जो है वो डॉक्टर के पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं चाहता, इसलिए सरकार ने इस पर सख्त कार्रवाई की है और इसको बंद करा दिया है। तो ये जो क्वेश्चन था कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये एक विधि है जिसके मदद से हम लोग एमनियोटिक द्रव की मदद से
किसके मदद से? एमनियोटिक द्रव की मदद से हम लोग गर्भ में पल रहे जो शिशु होते हैं, जो बच्चा होता है, उसके अंदर क्या बीमारी है, कैसा बीमारी है, और ऐसे जो बीमारी है वो कौन सा है, और वो जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अक्सर शिशु जब पेट में रहते हैं तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, तो उस समय जो है वह इसका यूज किया जा सकता है शिशु को बचाने के लिए। लेकिन वो जो है वो ये नहीं बता सकता कि ये लिंग मतलब ये लड़का है या लड़की। हाँ, उसके अंदर जो बीमारी है वो डॉक्टर जो है उनको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है वह अभी ये जो है वो ऐसा प्रोसेस है जो शिशु गर्भ के अंदर माँ के पेट के अंदर रहने के बावजूद जो है वह खतरे से बाहर रहता है, मतलब हर एक बीमारी से लड़ सकता है। तो एमनियोसेंटेसिस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एमनियोटिक द्रव की मदद से गर्भ में पल रहे शिशु के रोग या फिर लिंग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पैथोजेन शब्द से आप क्या समझते हैं। ये हम लोग का क्या है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, हम लोग आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पैथोजन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो पैथोजन ये है क्या वो देखते हैं। पैथोजन एक रोग है, क्या है, एक रोग पैदा करने वाले जीव को पैथोजन कहा जाता है। पैथोजन क्या है, जो एक ऐसा जीव जो रोग उत्पन्न करता है, ऐसा जीव जो रोग उत्पन्न करता है। जस्ट लाइक अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लोगों ने टिनिया सोलियम के बारे में 11th में पढ़ा होगा। टिनिया सोलियम के बारे में उसका जो फिगर रहता है वो बहुत ही ये घुमा घुमा कर टाइप का रहता है। तो टिनिया सोलियम जो है वो क्या होता है, वो जो है वह सबसे पहले वो ऐसा जीव है, ऐसा एनिमल है जो मतलब उसको मतलब एक के अंदर एक मतलब वो प्रोसेस चलता रहता है। उसका पहला होस्ट क्या है, यानी पहले वो किसके अंदर होता है, तो वो पिग के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, पिग के अंदर, यानी जैसे सुअर, पिग, और दूसरा होस्ट क्या है, ह्यूमन है। क्या है, ह्यूमन, मानव। आप लोग को पता है। तो ये जो है पहला होस्ट पिग है, दूसरा होस्ट क्या है, ह्यूमन है। तो ये जो है वो क्या करता है, सबसे पहले ये जो टिनिया सोलियम है वो क्या कहाँ होता है, घास पे होता है। ये जो है वो इस प्रकार से घास पे वो होता है। तो घास या फिर कचरा वचरा ये सब बोल सकते हो, वहाँ पे होता है। तो सबसे पहले जो पिग होता है वो उसको खा लेता है। तो पिग के अंदर से जो है वो क्या करता है, पिग उसको खा लेता है, तो वो पिग के पेट में चला जाता है। तो उसमें अगर पिग के पेट में चला गया, हम लोग कितना भी उसको खींचने की कोशिश करें वो हटता नहीं है, इतना मजबूत, मतलब इतना वो चिंगम जैसा चिपका हुआ रहता है। तो उसको हटा मतलब वो जो है वो पिग के पेट में चला गया। उसके बाद जो है वो जो इंसान पिग को खाएगा, जो इंसान, ऐसा तो है नहीं कि धरती पे जितने भी जानवर आए हैं वो मतलब वेस्ट ही आए हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी ने खाया है। जैसे कि अगर घास है तो घास को बकरी ने खाया है, बकरी को ह्यूमन खाया है, मतलब या फिर जानवर में ले ले, बकरी को शेर खाया है, शेर को किसी न किसी खाने वाला है। तो हर किसी को कोई ना कोई खाने वाला है। कीट में भी छोटा जाती है तो उसको जैसे आप लोग देखते होंगे कि छिपकली जो है वो कीट पतंग को खाता है। ये जो है वो सबसे अच्छा सीन जो है वो आप लोगों को बारिश के मौसम में दिखाई देगा। वहाँ पे लाइट के सामने बहुत सारे छोटे छोटे जो कीट होते हैं, वहाँ पे वो जो है छिपकली वहीं पे आसपास रहता है, कीट को खाता है। तो हर किसी को खाने के लिए कुछ ना कुछ ये दुनिया में जीवित है। इसलिए ये प्रोसेस है। अगर जिस दिन ये वातावरण खराब हो जाएगा उस दिन दुनिया की बर्बादी समझ लो। क्योंकि अगर हम लोग पिग को खाना बंद कर देंगे तो धरती पे जो है वो क्या है, पिग ज़्यादा हो जाएंगे। तो हर किसी को कोई ना कोई खाता है। तो जो इंसान पिग को खाता है तो उसको तो ऐसा तो है नहीं कि उसको मतलब पिग को मतलब पिग के अंदर पेट का जो भी है उस मटेरियल को हटा दिए या फिर उसका ये, तो ऐसा है नहीं। उसको जो है वो फिर ह्यूमन खाएगा तो फिर ह्यूमन के पेट में जाएगा। तो उसके बाद जो है वो जो है वो अपना पेट क्लियर करेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, कचरा में ही जाएगा। फिर टिनिया सोलियम फिर वही प्रोसेस पे आ गया, फिर पिग जो है वो टिनिया सोलियम को खाएगा। तो यही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो टिनिया सोलियम जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। उसको ख़त्म करने के लिए या तो उसको आग लगाना होगा या फिर कुछ और प्रोसेस हो सकते हैं।
तो पैथोजन जो शब्द है उसी प्रकार से है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो रोग पैदा करते हैं, उसे ही हम लोग पैथोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पैथोजन शब्द से क्या मतलब पैथोजन शब्द है क्या। याद रखिएगा, रोग उत्पन्न करने वाले एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कुछ एंटीबायोटिक के नाम लिखे जो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक का नाम लिखे जो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। तो पहला तो है पेनिसिलिन, क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। और दूसरा एम्पिसिलिन। ये दो जो है वो क्या है? बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। चलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंटीबायोटिक के नाम लिखे जो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। तो पहला तो पेनिसिलिन है, दूसरा एम्पिसिलिन। तो ये दो जो है वो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। याद रखिए एंटीबायोटिक का नाम, ये सब जो है वो आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बहन, आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निकोटीन के क्या प्रभाव है। निकोटीन जो है वो अपना प्रभाव क्या डालता है वो बताना है। तो निकोटीन के कारण रक्तचाप एवं दिल की गति बढ़ जाती है। निकोटीन के कारण क्या होता है? ब्लड की जो रफ्तार होती है, खून की जो रफ्तार होती है, रक्त की जो चाप होती है और उसके बाद दिल की धड़कनें जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। निकोटीन क्या है? निकोटीन का प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव के कारण क्या होता है? ब्लड में जो है, ब्लड जो होती है नॉर्मली हम लोग का क्या होता है? वह अपने हिसाब से जो है वो बहता रहता है, लेकिन निकोटीन के कारण क्या होता है? वो इतनी तेजी से बढ़ता है और उसके साथ साथ दिल की भी गति बढ़ जाती है। इसके प्रभाव से रक्तचाप और दिल की गति क्या होती है? हार्ट की गति जो है वह क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि वह क्या है? एड्रेनलिन नेलिन एवं न्यूटर एड्रेनलिन के स्त्राव को बढ़ा देता है। ये जो दो स्त्राव है, ये इसके कारण जो है वो क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होने लगती है। हार्ट जो है वो अपना गति जो है वो तेजी से करने लगता है। जो हम लोग को पता है कि दिल जो है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार, ये आप लोग को पता है। लेकिन इसके कारण जो है वो हो सकता है कि क्या होगा? 74 या फिर 85, मतलब इतनी तेजी से जो है वो क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो निकोटीन का प्रभाव क्या है? तो वो आप लोग याद रखिए, ब्लड सर्कुलेशन को हाई कर देता है और दिल की धड़कनें जो है वो भी बढ़ा देते हैं, दिल की गति जो है वो भी बढ़ा देती है। तो रक्तचाप एवं दिल की गति बढ़ा देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह एड्रेनलिन एवं न्यूटर एड्रीनेलिन के स्त्राव को बढ़ा देता है। ये दो के स्त्राव के बढ़ने से ही रक्तचाप एवं दिल की गति बढ़ जाती है। तो याद रखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हीमोफीलिया में क्या होता है। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ग्रस्त रोग है। हीमोफीलिया क्या है? एक ग्रस्त रोग है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। हीमोफीलिया से ग्रस्त रोग में या फिर तो केवल एक ही दोषी जीन होता है। हीमोफीलिया से क्या होता है? ग्रस्त रोगियों में, हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या फिर केवल एक ही दोषी जीन होता है जो एक्स गुणसूत्र पर होता है। कहाँ पे? नर में। कहाँ पे? नर में। जैसे में हम लोग को पता है कि पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? XY होते हैं। स्त्री के जो गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं। तो हीमोफीलिया जो क्या होता है? ये पुरुषों में पाया जाता है। ये जो हीमोफीलिया है वो ग्रस्त रोगियों में या फिर तो केवल एक ही दोषी जीन में होता है जो कि X गुणसूत्र पर होता है, नर में। या उनमें दोषी ही मतलब दोनों ही दोषी जीन होते हैं जो XXX गुणसूत्रों पर विद्वान होते हैं। क्या होते हैं? XXX गुणसूत्रों पर विद्वान होते हैं, वो भी मादा में। तो ये जो है वो नॉर्मली पुरुष और स्त्री दोनों में हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अधिकतर पुरुषों में देखा गया है सामान्यतः। ऐसा है नहीं, मतलब देखा गया है। तो ध्यान में रखिए कि ये दोनों में होता है, नर में भी और मादा में भी। अगर ये स्त्री में हुआ तो ये XXX हो जाएगा, अगर पुरुष में हुआ तो XX और Y हो जाएगा। तो ऐसा जो है वो ऐसा अगर गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई, अगर गुणसूत्र में अगर दोषी उत्पन्न हो गया तो ये जो है वो हीमोफीलिया का लक्षण है, यानी हीमोफीलिया ही है। तो अगर स्त्री में XXX हुआ तो क्या है? ये हीमोफीलिया है। और अगर पुरुष में XX हो गया तो क्या है? ये जो है वो क्या है?
हेमोफीलिया है। तो इस उसमें दोनों ही दोषी जीन होते हैं जो कि XXX गुणसूत्र पर विद्वान होते हैं, जो कि मादा में सामान्य जीन से वे पदार्थ बनते हैं जिनके द्वारा रक्त का स्कंदन नहीं होता है। सामान्य जीन से वे पदार्थ बनते हैं जिसके द्वारा रक्त का स्कंदन नहीं होता है, रक्त जो है वह नहीं निकलता। परमाणुतः एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाने के बाद वह रुकता ही नहीं है। मतलब एक बार अगर रक्त बह रहा है, शुरू हो गया है बहना, तो वो रुकता ही नहीं है। यही जो है वह हीमोफीलिया है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप ये सब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, टीकाकरण क्या है? 2 पंक्तियों में उत्तर दे। टीकाकरण, आप लोगों ने बचपन में इंजेक्शन लिया होगा, आपके बाजू में क्या बोलते हो, पोलियो शायद, उसी का। तो वो सब जो है वो दिया जाता है, तो उसी को ही बोलते हैं टीकाकरण। जैसे कि अभी हम लोग कोविड-19 में हम लोग जो वैक्सीन ले रहे हैं वो भी एक तरह का क्या है, वैक्सीन टीकाकरण है। क्या है? टीकाकरण ही है। तो ये सब जो है वो टीकाकरण ही है। रोगों के खिलाफ हम लोग अपने शरीर के अंदर एनर्जी लाते हैं। आप लोगों ने लॉकडाउन में सुना होगा कि जो भी सरकार ने मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर दिया है कि वैक्सीन लो, वैक्सीन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है वो हम लोगों के लिए, सेफ्टी के लिए ही, क्योंकि वैक्सीन लेने से जो है वह हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारी होती है उससे लड़ने का जो है वो क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारे शरीर के अंदर, टीकाकरण जो होता है सो। तो टीकाकरण है क्या, वो देखते हैं। रोगों के खिलाफ शरीर को बचाने की शारीरिक क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा, या फिर टीकाकरण बोल सकते हैं। तो रोगों के खिलाफ शरीर को बचाने की जो शारीरिक क्षमता होती है, बाहर से हम लोग देखते हैं फिट फाट, लेकिन अंदर से होते हैं हम लोग हल्का बहुत, मतलब अंदर से बोले तो ताकत ही नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग को अगर ये नहीं बोला गया था, अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन में ये नहीं बोला गया था कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं था। कोरोना होगा लेकिन उससे लड़ने की ताकत मिलेगी। अगर कमज़ोर हो तो हार जाओगे, कमज़ोर हो तो हार जाओगे। उसके लिए ही वैक्सीन दिया गया था, ताकि वैक्सीन से आपके अंदर की इम्यूनिटी जो है वह क्या हो, इम्यूनिटी बढ़े। इसलिए तो लॉकडाउन में बोला गया था हम लोग को कि जितना हो सके तो इम्यूनिटी बढ़ाओ, लौंग, इलायची, अदरक ये सब का सेवन करो ताकि उससे इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। तो टीकाकरण क्या है, वो जो है वो रोगों के खिलाफ आंतरिक जो शरीर के अंदर जो होती है उसकी क्षमता को बढ़ाता है। तो शरीर को बचाने की जो शारीरिक क्षमता होती है उसे ही प्रतिरक्षा या फिर इसको टीकाकरण बोल सकते हैं। टीकाकरण बोल सकते हैं, टीकाकरण। तो ये है। तो टीकाकरण आप लोग को समझ में आ गया, जो रोगों के खिलाफ शरीर को बचाने की जो शारीरिक क्षमता, मानसिक नहीं, शारीरिक क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं टीकाकरण। माँ के दूध शैशव काल में नवजात शिशु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उसे रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा करता है, यानी ये रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि शैशव काल में जो नवजात शिशु होते हैं उसे पहला जो माँ का दूध होता है वो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो होते हैं वह इतना पावर होता है, इतना उसमें जो बोल सकते हैं कि मतलब इम्यूनिटी होती है जो कि हर एक बीमारी से लड़ सकता है बच्चा। तो उसके लिए ही सबसे पहले उसकी माँ का दूध पिलाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक शिशु के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। 2 पंक्ति बोला गया था। पहला तो हम लोग टीकाकरण है क्या, तो जो रोगों के खिलाफ शरीर को बचाने की जो शारीरिक क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है उसे हम लोग बोलते हैं टीकाकरण। और दूसरा ले सकते हैं कि माँ के जो दूध मतलब जब कोई शिशु जन्म लेता है या फिर नवजात शिशु के लिए माँ का जो पहला दूध होता है, माँ का जो फर्स्ट बार जो दूध होता है उसे पिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके पीने से रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीटी कॉटन से आप क्या समझते हैं? बीटी कॉटन या कीट प्रतिरोधी कपास फलों का निर्माण है। क्या है? कपास फलों का निर्माण। कपास जिसे कपड़ा उपड़ा बनते हैं ये आप लोग को पता होगा। तो बीटी कॉटन क्या है? ये कपास फलों का निर्माण है जो कीटनाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। बीटी एक प्रकार का एक जीव विष है जो एक जीवाणु बैसिलस यूरेंजिएसिस के द्वारा उत्पादित होता है।
बीटी कॉटन जो है वह क्या है, एक जीवाणु बैसिलस है यूरिएंजिएसिस के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिसे हम लोग संक्षेप में बीटी कहते हैं। ये क्या है, बीटी कहते हैं। बीटी जीव जीन विषाणु से क्लोनित होकर पौधे में प्रकट होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के जैव पीड़कनाशियों का निर्माण होता है। बीटी कॉटन इसी का एक उदाहरण है। तो बीटी कॉटन क्या है, यह एक कीट प्रतिरोधक कपास फलों का निर्माण करता है और ये जो है वो पीड़कनाशियों का निर्माण करता है। इस प्रकार से जैव पीड़कनाशियों का निर्माण होता है। इसे ये जो है वह बीटी कॉटन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आहार जाल किसे कहते हैं? तो परितंत्र में पाए जाने वाले अन्य अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में संबंधित होती है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के संबद्ध होने की एक जाल जैसी संरचना बनती है, उसे हम लोग बोलते हैं खाद्य जाल। आप लोग को फिगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी प्रकार से जो है वह क्या है, आहार जाल होती है। जैसे कि मान लीजिए ये घास है, इसको कोई ना कोई खाएगा, कोई ना कोई जानवर तो खाएगा। नॉर्मली बकरी को ले लेते हैं, इसके बाद जो प्रोसेस होगी उसी को ही हम लोग बोलते हैं आहार जाल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।